नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिजन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग फ्री माइंड से बिल्कुल क्लास 9th का SST का हिस्ट्री का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो मेन टॉपिक है और पार्ट्स में बटा हुआ है। तो हर पार्ट का यानी कि 6 पूरा सब यूनिट है उसका, तो उसको हम लोग एक एक यूनिट करके डेली पढ़ेंगे। क्योंकि इतना सारा बर्डन आप लोग 8 से आए हैं, अभी आप लोगों ने छोटी हिस्ट्री पढ़ी है, आपने अपने देश की हिस्ट्री पढ़ी है, अभी हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री में ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में दिक्कत होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग एक एक करके 6 यूनिट तक पहुँचेंगे और जब तब जा कर के वीडियो कंप्लीट होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की। ठीक है, चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस यूरोप का आज के डेट में एक डेवलप्ड कंट्री है। उस समय भी 17th और 18th सेंचुरी में भी फ्रांस बहुत पैसे वाला था। फ्रांस का एक राजा था लुई 14। उसके समय में बहुत सारा मिलिट्री एक्सपीडिशन होता है जिससे वो बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लेता है। तो फ्रांस का कब्जा बहुत सारे देशों पर था और फ्रांस का बहुत सारा ओवरसीज जो टापूज है उस पर भी कब्जा है। जितना बड़ा आज फ्रांस आपको दिखता है वो उतना ही नहीं, उसके अलावा भी समुद्र में जो भी पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, मेडिटेरियन सी है, उन सब में भी उनका उपनिवेश पाया जाता है। तो फ्रांस वाज अ पावरफुल कंट्री एट दैट टाइम। फ्रांस आज के डेट में एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन आखिर फ्रांस में क्रांति हुई क्यों? क्रांति का मतलब क्या होता है? बहुत सारा वर्ड जुड़ा हुआ है इससे। इसका मतलब तो होता है क्रांति। अगर हम बहुत सारा वर्ड है, जैसे कुछ रिवोल्ट लिखते हैं, तो रिवोल्ट कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। क्लास 8 में 1757 की क्रांति हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच क्या हुआ था? रिवोल्ट हुआ था। 1857 में भी रिवोल्ट हुआ था, जिसको सिपोई रिवोल्ट कहा जाता है। ठीक है, रिवोल्ट हो गया, रिबिलियन हो गया, ये विद्रोह हो गया, मूवमेंट हो गया जो गांधी जी ने चलाया। 3 मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन, ये मूवमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोटेस्ट हो गया। ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? किसी एक मुद्दे को लेकर के विरोध करना। तो हमारे देश में किसी न किसी मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन दिल्ली में होते रहता है। दिल्ली में जंतर मंतर है, वहाँ जाइएगा, आपको हर दिन कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई संगठन विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नज़र आ ही जाएगा। कभी कांग्रेस करेगा, कभी समाजवादी पार्टी करेगा, कभी किसी मुद्दा को लेकर कोई यूनियन करेगा। इस तरह का जो है प्रोटेस्ट होते रहता है। ठीक है, तो ये सब जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ से बड़ा रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन मतलब कि क्रांति। क्रांति का मतलब ये सब तो छोटे स्तर पर हुआ। ठीक है, छोटे स्तर पर हुआ। एक मतलब ऐसा लड़ाई जिसमें 2 लोग हों, ठीक है, और एक जीत जाए एक हार जाए। ठीक है, चाहे कोई बात अपनी मनवा ले, प्रोटेस्ट करके आंदोलन चला के अपनी बात मनवा ले, रिबिलियन करके विद्रोह करके अपनी बात मनवा ले, और रिवोल्ट करके, यानी विद्रोह जब अन्याय बढ़ जाता है तो लोग रिवोल्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्रांति का मतलब है कि टोटल चेंज, यानी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है फ्रांस में, उस फ्रांस के गवर्नमेंट को पूरी तरह से बदल देना, उसी को हम लोग क्रांति बोलते हैं। और उस क्रांति में फ्रांस के हर एक लोग शामिल थे। हर एक लोग कहने का मतलब वो लोग
जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो कारपेंटर थे, जो डॉक्टर थे, जो बिजनेसमैन थे, ये सारे लोग क्रांति में शामिल थे। और लड़ किसके साथ रहे थे उसको हम देखेंगे। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस बहुत ही फेमस है। नेपोलियन का नाम आप लोग जानते होंगे, नेपोलियन को लेकर के फ्रांस फेमस है, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के भी राष्ट्रपति हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं बात हम लोग कि फ्रांस क्रांति, तो क्रांति तो यहाँ होगा। तो हम ये कह रहे थे कि फ्रांस से पहले कोई क्रांति हुई थी या नहीं हुई थी? फ्रांस से पहले कोई क्रांति हुई थी या नहीं हुई थी? भाई पहले, सबसे पहले क्रांति हुई इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड जो है उस समय सबसे धनी देश था और उसने लगभग 52 देशों पर अपना कब्जा किए हुए था। कब्जे का मतलब कॉलोनी बना रखा था, उसमें से भारत भी एक था। तो ब्रिटेन जो था बहुत ही पावरफुल एंटिटी था उस समय, एक नेशन था उस समय। तो उस समय वहाँ पर मोनार्की चलता था, ठीक है। बहुत तरह का गवर्नमेंट होता है, मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, मिलिट्री रूल होता है, एनार्की होता है, डायरेक्टरी होता है, ठीक है, नेशनल असेंबली होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, उसके बाद आप लोगों को हायरार्की होता है। तो हर तरह का जो है सरकार होता है। हमारे यहाँ अब जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो इस तरह का सरकार, तो पूरे सरकार को बदल देना, पूरे सिस्टम को चेंज कर देना, ऑपरेशन के कारण, एक्सप्लॉयटेशन के कारण, इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण क्रांतियाँ होती हैं। जब लोगों के पास खाने के पास पैसे नहीं रहते, लोग के पास कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं रहता, लोग भूख से तड़पते हैं, लोग अन्याय झेलते झेलते मतलब थक जाते हैं, तब कहीं जाकर के क्रांति होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्रांति हुआ था 1688 में, ठीक है, इंग्लैंड में। तो ये इंग्लैंड में क्रांति हुआ था जिसका नाम था ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो क्रांति हुआ था इसमें मोनार्क तो था ही, ठीक है, बस इसके पावर को रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के पास चला गया, या फिर बोलिए पार्लियामेंट के पास चला गया, और नाम का रह गया मोनार्क, पपेट बन गया बस। तो पावर ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू पार्लियामेंट्री बॉडी इज नोन एज मैग्ना कार्टा, एंड मैग्ना कार्टा इज अ रूल एंड रेगुलेशन, अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम when Britain had glorious revolution. It was a change to monarchy. It was change from monarchy to parliament. तो ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई जान, हत्या, किलिंग उन सब कुछ नहीं हुआ था, बस पावर का ट्रांसफ़र हुआ था। अब क्या हुआ, ब्रिटेन तो 1668 में ही बहुत ही पावरफुल था। हमने बोला कि 52 देशों पे राज करता था, ठीक है। जब कोलंबस खोज किया अमेरिका का, तो अमेरिका पर जब खोज किया तो यूरोप के बहुत सारे लोग अमेरिका में जाके बसने लगे। कुछ लोग धार्मिक भावना के कारण सताए जा रहे थे, कुछ लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए, कुछ लोगों ने देखा कि वहाँ रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स को लूटने के लिए आए। तो सारे अभी भी जो अमेरिका में लोग हैं वो सब यूरोप के लोग, ब्रिटेन के लोग जाके वहाँ बसे हुए। वहाँ के जो नेटिव पीपुल थे उनको रेड इंडियन कहा जाता है, उनकी आबादी 1 से 2% है अभी वहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई कि अमेरिका जो था उस समय उतना डेवलप नहीं था जितना इंग्लैंड डेवलप था, बहुत ही बदहाली की स्थिति में था अमेरिका। तो ब्रिटेन वहाँ पे जाता है, वहाँ के रिसोर्स को यूज़ करता है, वहाँ पे अपना कॉलोनी बनाता है। तो 13 कॉलोनी पर वो क्या करता है, अधिकार कर लेता है और तरह तरह का नियम कानून लगा करके एक्सप्लॉयटेशन करता है, और सारा पैसा धन सारा जो है इंग्लैंड में भेजने लगता है।
वहाँ तरह तरह का जो टैक्स इम्पोज कर देता है। जैसे कॉर्न लॉ एक बड़ा फेमस टैक्स है, वो वहाँ इम्पोज कर देता है, जिससे कि अनाज सिर्फ बेचेगा अमेरिका तो ब्रिटेन को बेचेगा, खरीदेगा तो ब्रिटेन से खरीदेगा। तो आदमी वहाँ के बहुत तंग हो गए थे। तब बहुत सा 1776 से लेकर के 1776 से लेकर के 1780 से लेकर के 1787, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। इन दौरान अमेरिका में जगह जगह पर विरोध होने लगा ब्रिटेन के खिलाफ, और इसी ब्रिटेन का, ये जो ब्रिटेन है उसका जो मदद है वो कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था, ठीक है। फ्रांस पैसों से मदद कर रहा था, मनी से मदद कर रहा था। कि फ्रांस का इनेमी कौन था? ब्रिटेन। फ्रांस का इनेमी था ब्रिटेन, ठीक है। आप जानते हैं कि इंडिया में भी एंग्लो ब्रिटिश वार हुआ था, ठीक है। तो पैसा से मदद किया ब्रिटेन को नहीं, अमेरिका को मदद किया। तो अमेरिका उसके बदले में फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिया है अमेरिका को, उसी का दिया हुआ है, फ्रांस का दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांस ने मदद किया ब्रिटेन से। जब ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो वो जो 13 कॉलोनी था वो सब मिल करके क्या बना लिया? यूएसए बना लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, लड़ाई लड़ा गया, कई युद्ध लड़े गए, और कई युद्धों के बाद अमेरिका स्वतंत्र हुआ और पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? इस क्रांति का, अमेरिकन रेवोल्यूशन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसीलिए जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। तो अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ रिपब्लिक आया, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ इंडिविजुअल राइट्स लोगों को मिला, ठीक है, वहाँ पे फ्रीडम मिला, वहाँ फेटर्निटी मिला, वहाँ पे मर्दों को बहुत सारा अधिकार मिला, औरतों को अधिकार तो खैर वोट देने का नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत हद तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टाइप का गवर्नमेंट वहाँ पर बन गया, और ब्रिटेन को वहाँ से खदेड़ दिया गया, निकाल दिया गया, और यूएसए धीरे धीरे अपने आप को फिर स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने लगा, ठीक है। इस तरह से अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। अच्छा, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो अमेरिका चूँकि यूरोप से बहुत अलग है, बीच में अटलांटिक ओशन पड़ता है, तो इसीलिए अमेरिकन रेवोल्यूशन का और ग्लोरियस रेवोल्यूशन का दोनों का असर यूरोप पे नहीं हुआ, ठीक है। यूरोप जो है वो तीन दोनों देशों से, इंग्लैंड से और अमेरिका से बहुत अलग है, बीच में इंग्लिश चैनल और अटलांटिक ओशन पड़ता है, तो उतना उस समय कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इतना खबर फैला नहीं। चूँकि फ्रांस ईस्टर्न यूरोप का बिल्कुल बीच में देश है, एक बड़ा देश था उस समय, तो फ्रांस में जो भी कुछ होता था तो उसका असर पूरे यूरोप में होता था। और मेटरनिक कहता भी था कि व्हेन फ्रांस कैचेस कोल्ड, मेटरनिक कहता था व्हेन फ्रांस स्नीज द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है, ठीक है। तो ये हम बैकग्राउंड बना रहे थे आप लोग के लिए, ठीक है ना। क्रांति का मतलब बता रहे थे कि क्या क्रांति होता है, ठीक है। तो फ्रांस में भी क्रांति हुआ, और फ्रांस का जो क्रांति है उस क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। कहे कि पूरे यूरोप में हर जगह पर, हर देश में क्या था? मोनार्की थी। और मोनार्की कैसी थी? डिस्पोटिक थी, मतलब निरंकुश थी, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सका। जो कह दिया राजा वो कानून बन जाता था, तो हर जगह पर यही था। और पूरा जो सिस्टम था राजा का वो रीजन में और किंगडम में डिवाइडेड था। उस समय कोई नेशन नहीं था, नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है भाई। राजा की इतनी बाउंड्री है, चलो ये किंगडम बन गया, राजा की इतनी बाउंड्री है, ये किंगडम बन गया। तो कोई देश की कोई एक निश्चित इंडिविजुअल सीमा नहीं थी। तो ये सब सिस्टम उस समय चल रहा था,
ठीक है, अब आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। ठीक है, उस समय सामंतवादी व्यवस्था भी थी। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब है कि लॉर्ड्स हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेसी हुआ करता था, जो बहुत अमीर हुआ करते थे और लॉर्ड कहा जाता था उन लोग के पास बहुत पैसा था, बहुत धन था और गरीबों को अपने यहाँ काम पर रखते थे और उसके बदले में उनसे बहुत सारा टैक्स लेते थे। ठीक है, जो वो उगाते थे उसका 1/10 से भी ज़्यादा वो ले लेते थे। ठीक है, इस तरह से सामंतवादी सिस्टम भी वहाँ चलता था, फेडरल सिस्टम, जो कि बाद में रोबेस्पेरी और नेपोलियन ने उसको फिर से रोबेस्पेरी ने बंद किया और नेपोलियन ने फिर से चालू कर दिया। तो हम लोग का जो पहला पार्ट इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? इंट्रोडक्शन में कहता है कि 14 जुलाई 1789 को, ठीक है, फ्रांस के एक शहर पेरिस में एक अफवाह फैल जाती है कि राजा अपने लोगों पर ओपन फायर करने वाला है, लोगों को गोलियों से मारने वाला है। ये अफवाह सभी लोगों के पास पहुंचती है तो लोग घबरा करके 7000 मेन और वुमेन इकट्ठा हो जाते हैं टाउन हॉल के सामने, भाई राजा के सिपाहियों से लड़ने के लिए। अब वो देखते हैं उनके पास जो भी हथियार घर पे मिला वो लेके तो इकट्ठे हो जाते हैं और वो पीपुल मिलिशिया बना लेते हैं, है ना। पीपुल मिलिशिया मतलब कि लोगों की सेना वो बना करके वहाँ जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उस सब पर अटैक करते हैं, इस आस में कि उनको आर्म्स मिल जाए, हथियार मिल जाए ताकि वो लड़ सके, लेकिन नहीं मिलता है। फिर वो पेरिस के ईस्टर्न साइड में जाते हैं जहाँ पर एक प्रिजन था, बहुत बड़ा प्रिजन, जिसका नाम था बस्टाइल। तो बस्टाइल का प्रिजन लोगों के द्वारा नफरत किया जाता था, इसीलिए नफरत किया जाता था क्योंकि वहाँ राजा जो भी कल्पित थे उनको, कैदियों को अत्याचार वहाँ पे करता था, वहाँ पे एक्सटॉर्शन किया जाता था, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। इसीलिए वो बस्टाइल का किला नापसंद था आम जनता के बीच में। तो लोग उन्हीं में से 100-200 लोग बस्टाइल के किले में घुसते हैं। वहाँ एक गार्ड था और 7 कैदी थे, उसको छुड़ा लेते हैं, गार्ड को मार दिया जाता है और पूरे बस्टाइल के किले को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, ढा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है फ्रांस के इतिहास में। ढहाने के बाद उसका जो फ्रेगमेंट है, टुकड़े सब है, मलबा है, उसको बाज़ार में उन्हीं के हिमायतियों के समक्ष को बेच देते हैं ताकि उसको स्मरण रखे कि हमने क्या कर दिया है, राजा के निरंकुश पावर को ख़त्म करने का प्रयास किया है। एक सिंबॉलिक मैसेज राजा को पहुंचाना चाहती थी जनता। तब इन घटना को देख करके इतिहासकारों ने देखा कि ये एक घटना ही नहीं है, ये घटना, इतनी बड़ी घटना अचानक नहीं हुई होगी। इस घटना के पीछे बहुत सी छोटी छोटी घटना होंगी और बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारे सामाजिक कारण होंगे, बहुत सारे आर्थिक कारण होंगे, बहुत सारे बौद्धिक कारण होंगे, बहुत सारे आर्थिक नैतिक कारण होंगे, बहुत सारा मिलिट्री कारण होंगे। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा लोगों में, तब जाकर के लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो हम लोग आगे के चैप्टर में वही पढ़ेंगे, आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसको लोगों ने मजबूर किया, उन परिस्थितियों ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने बस्ताइल के किलों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि एक समय आता है जब राजा को भी मार कर, राजा रानी दोनों को मार देते हैं और मारने के बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्थापना करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले ये तो इंट्रोडक्शन था, अब इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग जल्द मिलते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट, इट इज़ वेरी